हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक फंडामेंटल नेचर होता है कि सिमिलर चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम इस तरह का एक असेंबली बनाएं चार्जेस का, इस तरह का ग्रुप बनाएं, चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आएं, तो हो सकता है किसी केस में हमें चार्ज को धकेलते हुए वहां तक लाना होगा जिससे कि उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि सिस्टम उसे खींच कर ले आए अपने पास या उस जगह पे ले आए जिससे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करेगा। तो ऐसा अगर कोई असेंबली बनाए तो फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जिसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, वो कितना होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम उसी का एक्सप्रेशन पता करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक चार्ज है Q1 चार्ज। नेचर हमें पता नहीं, नेचर तो वो जब हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट करना होगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करना होगा। फिलहाल तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका नेचर हमें नहीं पता, लेकिन चार्ज जो है इसे Q1 से डिनोट किया जा रहा है। मे बी दैट इज पॉजिटिव और मे बी दैट इज नेगेटिव, राइट नाउ वी डोंट केयर। सो Q1 चार्ज यहाँ पर है तो ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा अलग अलग पॉइंट्स में। अब अगर एक दूसरे चार्ज को, Q2 चार्ज को हम एक जगह पे ले आते हैं, इस पॉइंट तक ले आते हैं, तो इसके लिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, या तो ये ड्रॉप करेगा या फिर ये इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, वो कितना होगा, वो हम कैसे पता करते हैं। देखिए इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में Q2 चार्ज को रखा गया, उस पॉइंट में Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बना था, पोटेंशियल इनटू Q2 चार्ज, यही होगा यहाँ का, इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इन दोनों चार्जेस का अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करें तो U से उसे अगर हम डिनोट करें, लेट अस से दैट इज U12, मतलब कि चार्ज 1 और चार्ज 2 के कारण जो सिस्टम बना, उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q2 चार्ज किस पॉइंट पे रखा गया, इस पॉइंट पे रखा गया, उस पॉइंट में जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा हमें। तो ये जो पोटेंशियल V पोटेंशियल इस पॉइंट में बनेगा, जिस पॉइंट में Q2 चार्ज रखा गया, उस पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, उस पोटेंशियल को हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे कि ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस चार्ज के कारण पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पर इस Q2 चार्ज को जहाँ रखा गया उस पॉइंट पे, वो Q1 चार्ज के कारण वहाँ का पोटेंशियल बनेगा। सो जिस चार्ज के कारण वहाँ पोटेंशियल बन रहा है डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का, दैट मीन इस पॉइंट का Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस Q1 चार्ज से, लेट से दैट इज R12, तो वो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया पोटेंशियल, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। अब इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय R12। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के कारण जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनता है सिस्टम का, वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस, ध्यान रखें ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कि आप R12 लिखेंगे या R21 लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस वन इज अ प्योर डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब तो ये तो दो चार्जेस का सिस्टम बना। अब अगर हम तीसरे चार्ज Q3 चार्ज को एक जगह पे ले आते हैं, इसके आसपास ले आते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी इतना पोटेंशियल एनर्जी तो है ही सिस्टम का, अब कुछ और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, देखिए इस पॉइंट में जहाँ पर Q3 चार्ज को रखा गया, इस पॉइंट में Q1 और Q2 मिलके एक पोटेंशियल बनाएगा। सो Q3 चार्ज इनटू वो पोटेंशियल, वो हो जाएगा, अब उतना एनर्जी हमें लगेगा Q3 चार्ज को यहां तक लाने के लिए। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा U1 2 3 फिलहाल लिख देते हैं, चार्ज 1 चार्ज 2 और चार्ज 3 तीनों के कारण जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन रहा, वो इतना एनर्जी तो रहेगा ही, ऑलरेडी इसके अंदर है ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, इतना एनर्जी तो इन दोनों के कारण है ही। अब कुछ एक्स्ट्रा और एनर्जी लगेगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि Q3 चार्ज किस पॉइंट में रखा गया, इस पॉइंट में रखा गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल Q1 चार्ज के लिए जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का डिस्टेंस, Q1 चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, लेट अस से दैट इज R13, सो डिवाइडेड बाय R13 प्लस अब Q2 चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा इस पॉइंट में, उसके लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, और ये डिस्टेंस लेट अस से दैट इज R23, सो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 चार्ज के कारण वहाँ जो पोटेंशियल बना, दैट मीन Q2 डिवाइडेड बाय R23। यहाँ पर ध्यान दें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ये टर्म ये इंडिकेट कर रहा है कि Q3 चार्ज को जिस पॉइंट में रखा गया उस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। इसी चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन आउट कर दे तो आपको एक बेहतरीन पैटर्न मिलेगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस इस Q3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, सो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q1 माफ़ कीजिएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल गया, Q1 Q2 फिर Q1 Q3 फिर Q2 Q3। अभी अगर चौथा चार्ज होता Q4 चार्ज, तो आप क्या करते हैं, अगर Q4 चार्ज होता तो पैटर्न आपको किस तरह से दिखता, लेट्स से यहाँ पर Q1 चार्ज भी है, Q2 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी है और Q4 चार्ज भी है। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपको कैसा दिखता है, Q1 Q3 फिर Q1 Q4 फिर Q2 Q4 और फिर Q3 Q4, ऐसा होता। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको पैटर्न दिख रहा वो पैटर्न कुछ ऐसा होता। चौथा चार्ज रहता तो पांचवा रहता, तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एक जनरल फॉर्म हो गया, एक जनरल फॉर्म कि अगर 3 चार्जेस रहे तो फिर वहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका पैटर्न भी बहुत सिंपल है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जो कि आप ऑब्वियसली 12th लेवल पे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन BSc लेवल पे जाके जब आप वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस समय आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। फिलहाल तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये NCERT में दिया हुआ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.4। यहाँ पर 4 चार्जेस का सिस्टम है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। चारों को एक स्क्वायर के कॉर्नर्स में रखा गया। ये जो स्क्वायर है ये D साइड का लेंथ है, ये स्क्वायर का जो साइड है इसका लेंथ है D। हमें ये पता करना होगा कि वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए कितना काम करना होगा, मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज इक्वल टू हमें कितना काम करना होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, हमने फॉर्मूला क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट के अंदर। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले इसे 1 कर देते हैं, चार्ज 1, ये चार्ज 2, ये चार्ज 3 और ये चार्ज 4। क्या करना होगा हमें, फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज, सो प्लस Q इंटू माइनस Q, सो ये हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज D, प्लस अब ये चार्ज फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज Q1 Q3, सो Q1 Q3 मतलब हो गया ये Q स्क्वायर प्लस Q इंटू प्लस Q इज प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू D। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, ये डायगोनल डिस्टेंस जो होगा ये होगा D इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आप पाइथागोरियन थ्योरम से इजीली पता कर सकते हैं कि इस तरह का जो ट्रायंगल बनेगा एक, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में इसे आप परपेंडिकुलर मान ले, इसे बेस मान ले, तो ये हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ होगा ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये √2 इंटू D होगा। वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, √2 इंटू D। अब क्या है, अब है Q1 और Q4,
सो Q1 Q4 दैट इज नेगेटिव क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो डिस्टेंस है d। अब आगे क्या, Q2 Q3 प्लस Q2 Q3, यहाँ पर देखें नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d। फिर हो गया Q2 Q4, वेल ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव क्यू इंटू नेगेटिव क्यू इज पॉजिटिव क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है √2 इंटू डी। और फिर कौन बचा, Q3 Q4, Q3 Q4 के लिए ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, सो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस है d। हो गया, सारा टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम क्या करते हैं कॉमन आउट कर लेते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी को। सो जैसे ही क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी को हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो पॉजिटिव टर्म देखें 1/√2 यहाँ मिलेगा हमें और यहाँ पर 1/√2 मिलेगा। सो 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2/√2 is equal to square root of 2 because 2 is equal to square root of 2 into square root of 2। so ये कैंसिल हो गया, square root of 2 बचा हुआ रहा। so that is equal to, बचा हुआ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और नेगेटिव टर्म्स को आप देखें, एक टर्म है, दो टर्म है, 3 और 4 टर्म है, सो -4, -1 -1 -1 -1 दैट इज इक्वल टू -4। तो ये बन गया फाइनल एक्सप्रेशन। वैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर ओवर डी, चूंकि नेगेटिव साइन को बाहर निकाला गया तो ये हो जाएगा 4 माइनस √2, बात बराबर है। वेल तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पार्ट को आप देखें, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ए था। अब बी को अगर आप देखें तो बी में पूछा गया है कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के जो सेंटर है, यहाँ पर वो सेंटर है चारों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस दूर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर में अगर Q0 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए, तो हमें कितना और काम करना होगा। इसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप इसका सोल्यूशन पालेंगे। कैसे, आप गौर से देखिए, यहाँ से इस चार्ज से इस Q0 चार्ज, Q0 चार्ज का डिस्टेंस सेम होगा इस डिस्टेंस के, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम होगा, और ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा क्योंकि सेंटर में है Q0, और ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। अब गौर करें, इस पॉइंट में जो पोटेंशियल बन रहा, इस चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर V पोटेंशियल बनेगा तो इस नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण नेगेटिव V पोटेंशियल बनेगा। डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें सेम है, सिर्फ नेचर अपोजिट है। यहाँ इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर प्लस V अगर पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव V पोटेंशियल बनेगा। टोटल पोटेंशियल आप देखें 0 है। अब जीरो पोटेंशियल, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, वहाँ पर अगर आप चार्ज Q0 को रखें तो यहाँ पर जो काम करना होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज Q0 इंटू वहाँ का जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल इज 0, सो दैट इज इक्वल टू 0। जो काम करना होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो अब चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा जो सिस्टम था, इस सिस्टम में अगर 3 चार्जेस रहे तो उसे हम इस तरह से, उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो एक्सप्रेशन ऐसा होगा। अब इसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं और इसे समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स को हम फिर से लिखेंगे, डबल कर देंगे टर्म्स को। सो ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स को अगर हम फिर से लिखते हैं तो इसका मतलब होगा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो डबल हो गया। सो उसे कैंसिल करने के लिए हम हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसे। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है इन्हें हम दो बार लिखेंगे, जैसे कि Q1 Q2 ओवर R1 R2 प्लस Q1 Q3 ओवर R13। फिर हम इसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं कलर बदल देता हूँ, इसी चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लस Q1 Q2, चलिए Q2 को पहले लिखते हैं, Q2 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R12, R21 कुछ भी लिखे, ये तो स्केलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, मतलब डिस्टेंस है, कुछ भी लिखे बात बराबर है। R12 और R21 सेम चीज़ है, वैसे आप R12 भी लिख सकते थे, यहाँ Q1 को भी पहले लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म हम चूज़ करेंगे इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम चूज़ कर लेते हैं, Q2
Q3 डिवाइडेड बाय R23। हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, तो दो टर्म्स फिर से रिपीट करना होगा। हमने इस टर्म को रिपीट कर लिया है, अब ये टर्म और ये टर्म फिर से रिपीटेड होगा। वेल, सो इसे हम रिपीट करेंगे, इसके लिए कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। प्लस प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31, इस टर्म को हमने रिपीट कर लिया। अब इस टर्म को हम रिपीट करेंगे, प्लस Q3 Q2 डिवाइडेड बाय R32। जैसे हम बात कर रहे थे R32 और R23 बात बराबर है, क्योंकि हम वेक्टर नहीं स्केलर फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से हम दो टर्म्स को अगर कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ से दो टर्म्स को अगर हम कॉमन करते हैं, कॉमन आउट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू हाफ। अब आप देखें इन दो टर्म्स को, पहले दो टर्म्स को अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से Q1 को कॉमन ले लेते हैं, Q1 इंटू, गौर से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर टर्म में मल्टीप्लाइड होगा। सो Q1 इंटू, आप ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12। इसका मतलब क्या होगा? Q2 डिवाइडेड बाय R12 का मतलब यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12। इसका मतलब यही होगा कि Q1 चार्ज जिस पॉइंट में रखा हुआ है, Q1 चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट में Q2 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बना, और प्लस यहाँ से जो हमें टर्म मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R13, इसका मतलब होगा Q1 पॉइंट में Q3 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा। इसका मतलब Q1 के बाद जो हम कॉमन आउट कर रहे हैं, इस पूरे चीज़ को कॉमन आउट जो कर रहे हैं, इस पूरे चीज़ को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देने से जो हमें मिलेगा वो यही होगा कि Q1 चार्ज जिस पॉइंट में रखा हुआ है, उस पॉइंट में बाकी चार्जेस Q2 और Q3, बाकी चार्जेस के कारण बना हुआ पोटेंशियल। वेल, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? चलिए उसे हम नाम दे देते हैं V1। सो V1 इज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट जहां पर कि Q1 को रखा गया है ड्यू टू अदर चार्जेस। अब यहां से अगले दो टर्म्स को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो इसका मतलब यही बनेगा, Q2 को कॉमन आउट कर ले, यहाँ से Q2 और ये Q2 कॉमन आउट हो गया, तो आपको जो बाकी ब्रैकेट के अंदर मिलेगा उसका मतलब यही होगा पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू अदर टू चार्जेस Q1 एंड Q3। उसी तरह से नेक्स्ट दो टर्म को अगर आप ले तो वहाँ से Q3 को कॉमन आउट कर ले, आपको यहाँ पर V3 मिलेगा। V3 का मतलब यही होगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट 3 ड्यू टू अदर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब देखिए इसे हम समेशन के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू समेशन ऑफ QI VI। I का वैल्यू सबसे पहले 1 से शुरू होगा, देखिए Q1 V1 1 से शुरू होगा, कहाँ तक? 3 तक। I का वैल्यू 3 तक चलेगा। तो अगर n चार्जेस रहे तो 3 की जगह आप n कर दे यहाँ पर। तो ये तो समेशन के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया। अब मान ले ये तो काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस था, यहाँ पर 3 चार्जेस था, मे बी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 चार्जेस हो सकता है। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा हुआ, अगर मान ले ऐसा हुआ कि एक वॉल्यूम में चार्ज कन्फाइंड है, हमने चार्जेस को कन्फाइन किया, बहुत सारा चार्जेस हमने एक वॉल्यूम में कन्फाइन कर दिया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज कन्फाइंड है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कंडक्टर है जिसके सरफेस में चार्ज है, ऐसा नहीं है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज सिचुएटेड है, यहाँ पर आप इसे कंडक्टर ना माने, पूरे वॉल्यूम में लेट अस से Q चार्ज सिचुएटेड है और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रो है। इस पूरे इस रीजन में जो चार्ज है उसका जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो है, और इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम टाउ है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे चार्जेस है, पूरे वॉल्यूम में चार्जेस है। लेट्स से यहाँ पर हमने एक चार्ज को यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट्स से यहाँ पर हम चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर DQ चार्ज है, DQ चार्ज है, और इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम D टाउ है। वेल, तो इस चीज़ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी चीज़ को अगर आप पिछला वाला टर्म देखें, समेशन वाला फॉर्म देखें, तो यहाँ आप गौर से अगर देखें आप ये पाएंगे कि दैट इज समेशन ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू समेशन ऑफ, किसका समेशन है?
हर चार्जेस जो भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 जितना भी चार्जेस होगा, चार्ज इनटू वो चार्ज जिस पॉइंट में रखा हुआ है उस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस। बस ये जो प्रोडक्ट है इसका समेशन, जितना भी चार्जेस है सबके लिए उसका चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करे और सबको जोड़ दे। तो जोड़ने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। सो ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि चार्जेस अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस है, वहां पर अब हम समेशन के जगह, चलिए मैं समेशन वाला टर्म एक बार यहां पर लिख देता हूं, काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो तो हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, QI VI ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हमने n नंबर ऑफ चार्जेस लिया, लेकिन यहां पर अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस में हम क्या करते हैं, समेशन के जगह पे हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा, चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल, जितने भी चार्जेस है। तो हमने एक चार्ज यहां पर कंसीडर किया, कौन सा चार्ज है, ये dq चार्ज है, और वहां का पोटेंशियल, लेट अस से वहां का पोटेंशियल है v। सो ये अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वॉल्यूम में। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि dq जो है, dq इज इक्वल टू रो इंटू डी टाउ, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम जो है डी टाउ है, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो उसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू यहाँ पर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम है डी टाउ, सो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये v जो है पोटेंशियल उस पॉइंट का, उस पूरे टर्म को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर हम एक चार्ज को, बहुत सारे चार्जेस को एक वॉल्यूम में कन्फाइन करें तो यहाँ पर हमें कितना काम करना होगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है। उसे मैं फ़िलहाल तो आपको डिराइव करके नहीं दे सकता 12th स्टैंडर्ड पे, पर आप जब अपने BSc में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन आप क्लियरली समझ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर यूज़ होगा बहुत सारे एक्सप्रेशंस, बहुत सारे रिलेशन, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और साथ ही साथ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, वहाँ पर यूज़ होगा, जो कि आप फिलहाल आपको अभी समझाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये सारे चीज़ आपके लिए अनफेमिलियर है। सो मैं आपको सिर्फ ये ग्लिम्प्स दे रहा हूँ कि यहाँ से आगे बढ़ के आप क्या इंटरेस्टिंग चीज़ पाने वाले हैं। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे, वैसे BSc वाला जो वीडियो होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप याद रखें कि ये जो रिलेशंस है वहाँ पर यूज़ होने वाला है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ़ यू आर इन स्टैंडर्ड 12th। लेकिन यहाँ से जब आप इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए फिर इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जो इंटरेस्टिंग टर्म मिलेगा, वो इंटरेस्टिंग टर्म कुछ ऐसा होगा, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टाउ। इसका मतलब यही होगा कि ये जो चार्ज का असेंबली है जो हमने यहाँ पर बनाया, इसके कारण ये अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके सरफेस में सिचुएटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम में सिचुएटेड है। दैट्स वाई अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर। दिस इज नॉट अ कंडक्टर कि सरफेस में चार्ज हो, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज सिचुएटेड है। सो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, किसी भी एक रीजन में। हाँ, और एक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। जितना दूर जाएंगे आप चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। लेकिन अगर आप एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, इस रीजन में कहीं पर भी एक छोटा सा वॉल्यूम, बहुत छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो उस वॉल्यूम के हर पॉइंट में बहुत छोटा वॉल्यूम है, ये इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है ये, उस छोटे से वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। लेट्स से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E, तो ये जो वॉल्यूम है, लेट्स से दैट वॉल्यूम इज डी टाउ। तो डी टाउ के साथ उस डी टाउ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है हर पॉइंट पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें, इस तरह से स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें उस छोटे से वॉल्यूम के साथ। अब ऐसे हर एक पॉइंट के लिए यहाँ भी वो चीज़ बनेगा, छोटा सा वॉल्यूम और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी छोटा सा वॉल्यूम, यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा जितना पॉसिबल पॉइंट्स हैं,
सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके साथ उस छोटा सा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें और फिर सब को जोड़ दे, दैट मीन इंटीग्रेट कर दे, और हाफ से ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना होगा दिस हाफ, और हाँ यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट, आई फॉरगॉट दैट, आई एम सॉरी, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि ये डिराइव करते हुए ये एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट के कारण यहाँ पर अपीयर करता है। वेल सो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितने सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो डी टाउ के साथ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे और फिर इंटीग्रेट कर दे, आपको फाइनली टोटल जो एनर्जी चाहिए होगा इस असेंबली को बनाने के लिए वो आपको मिल जाएगा। अभी आप पूछेंगे कितना सा रीजन में आप इंटीग्रेट करेंगे। सो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस पूरे स्पेस को आपको कंसीडर करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए अटपटा लगेगा, लेकिन आप जब बीएससी में जाएंगे, डेराइव करेंगे, उसके पीछे के रीज़न को देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, हमें कहाँ इंटीग्रेट करना है, हमें पूरे यूनिवर्स में इंटीग्रेट करना है इस सिस्टम को, ई स्क्वायर डी टाउ को पूरे यूनिवर्स में इंटीग्रेट करना है, ऑल द अवेलेबल स्पेस, पूरे स्पेस में आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपको लग सकता है कि अगर हम पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करें तो ये तो इंटीग्रल जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 प्लस उसका हाफ प्लस उसका हाफ, दैट मीन 1/4, फिर उसका हाफ, इस तरह से आप इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ते जाएं तो आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, आपको एक वैल्यू मिलेगा। दिस इज़ नॉट इन्फिनिटी, आपको 2 मिलेगा ऐसे सिचुएशन में। इस तरह से आप जोड़ते जाए। अब वही लॉजिक को आप यहाँ पर लगाएं। आप जितना दूर जाते जाएंगे, भले आप पूरे यूनिवर्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप जितना दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ने के स्क्वायर के रेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। तो दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिनिस्क्यूल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। हेंस उन बहुत छोटे छोटे टर्म्स को जब आप जोड़ेंगे तो वो नेग्लिजिबल होते जाएगा फिर आगे चल के। दैट्स वाई आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वो एनर्जी मिलेगा जो एनर्जी चाहिए होगा इस पूरे असेंबली को बनाने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।